Till now we have studied about the flame. Okay, any flame having 3 zones. Okay, this is dark zone. This one is middle zone, and that one is outer zone. Okay, this is blue in color. Middle zone is orange or red color, and dark zone is black in color. Okay, and we will call outer zone as non-luminous zone. This is luminous zone and this is black zone or dark zone. In outer zone, there will be a complete combustion occurs. In middle zone, incomplete combustion, and inner zone there is no combustion. यहाँ बिल्कुल combustion नहीं होगा, but in middle zone there is incomplete combustion. Okay, how we will check the incomplete combustion? If you bring a slide, glass slide near the middle zone, आप कैंडल के ऊपर नहीं रखिए. सपोज उसकी फ्लेम यहां तक आ रही है, सपोज ये फ्लेम यहां तक आ रही है, ये आउटर जोन है ना. आउटर जोन मतलब इस तरह से. ओके, सो आप फ्लेम जो स्ट्रिप है, ग्लास की स्ट्रिप जिसे अपन स्लाइड कहते हैं, कि कांच की पट्टी जिसे होती है, ठीक है, इस स्लाइड को आप फ्लेम यहां तक है, आप यहां पर लाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई स्पॉट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीट कंबशन वाली जोन के ऊपर रखा हुआ है. तो कंप्लीट कंबशन के जोन के ऊपर यदि रखेंगे तो वहां तो कोई भी आपको ऐसा डिपोजिशन नहीं दिखेगा. बट यदि आप उसे और नीचे लाएंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा फ्लेम के ऊपर ही आपने उस स्लाइड को रख दिया है. ओके, सो व्हेन योर स्लाइड comes near the middle zone or into the middle zone, आपका middle zone तक slide आ गया. So you can clearly see on the slide, when you bring the slide near the middle zone or on the middle zone, top of the middle zone, so it make a black spot, black unburned carbon particles. ओके, ये ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा जो कि मिडिल जोन का है. क्यों? क्योंकि मिडिल जोन अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस करती है, मींस वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है. ओके, नेक्स्ट, अब आप उस स्लाइड को और नीचे लेके जाइए, मींस टॉप ऑफ द इनर जोन या डार्क जोन के पास तक ले जाइए. जैसे आप स्लाइड को और नीचे लेके जाएंगे, अब आपको जो पिक्चर मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी. सपोज ये स्लाइड है, यहाँ पर आपको ब्लैक सर्किल, ब्लैक स्पॉट दिखेगा पूरा, और बीच में यहाँ पर कोई रेसिड्यू नहीं दिखेगा, नो रेसिड्यू, कोई डिपोजिशन नहीं दिखेगा. और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? तो ये मिडिल जोन का है. उसके बाहर आउटर जोन है. आउटर जोन में सब कुछ कंबशन, सबका कंबशन हो चुका है, वहां पर भी कोई रेसिड्यू नहीं बचता है. और यहाँ पर तो कोई रेसिड्यू होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि रेसिड्यू मींस वहां आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां कंबशन हो ही नहीं रहा है. तो बाहर वाले जोन में भी रेसिड्यू नहीं दिखता है, अंदर वाले जोन, सबसे अंदर वाले में वहां तो कंबशन हुआ ही नहीं है, तो आपके स्लाइड तक कुछ भी नहीं आएगा. बट मिडिल जोन में इनकम्प्लीट कंबशन था, इसलिए दिखेगा. ठीक है, अब आप इसे एक्टिविटी में देखिए. ओके, सी, मैंने ये स्लाइड फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ. हमें ये देखना है कि फ्लेम से अनबर्न्ड कार्बन, मतलब कौन सा जोन इसका, जो मिडिल जोन है उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है. तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमें कार्बन के पार्टिकल्स दिखेंगे जो कि इस पे डिपॉजिट होंगे. ये देखिए आप, ये बिल्कुल क्लीन है. अब आप देखिए इसको मैं इसके ऑरेंज या येलो में रख रही हूँ. सी, ये देखिए, ये ब्लैक हुआ ना, ये अनबर्न्ड कार्बन था. और यदि मैं इसको बाहर वाले जोन पे, अब आपको ये बताना है कि बीच में जो पार्ट है, सबसे इनर कोर, इनर जोन है, वो बिल्कुल भी नहीं जलता है.
अब मैं इसको बहुत पास में रख रही हूँ। आप देखिए इसे, मैंने इसे बहुत पास रखा था, मतलब जो मिडिल जोन है वहां पर देखिए कार्बन नहीं है, मतलब वहां कंबशन नहीं हो रहा है। तो जो सबसे इनर पार्ट होता है वहां कंबशन नहीं है, उसके बाहर वाले पार्ट में आपने देखा इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था, दैट्स वाई कार्बन पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड। ओके, ये मैंने मिडिल जोन का कंबशन चेक किया, इसमें मैंने मिडिल और इनर जोन को कवर किया और आउटर जोन पे तो कहीं कोई ब्लैक आया नहीं है। इसका मतलब लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसे उसमें नॉन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है और वो वाली फ्लेम कंप्लीट कंबशन शो करती है, तो वहां कोई भी अनबर्न्ड कार्बन आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? Next topic is fuels. Okay. Fuels. Most of the substances that burn are fuels. Okay, and they produces light energy, heat energy, and some of the fuels or some of the combustible substances produces some poisonous gases also. Okay, and along with poisonous gases and some non-poisonous gases is also evolved when we burn a fuel. क्लियर है? तो फ्यूल क्या है? वो सब्सटेंस जो बर्न होने पर हमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी देते हैं। ओके, सम कॉमन फ्यूल्स आर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, अल्कोहल, काउडन केक, these are and LPG gas, wood, coal, charcoal, all these are fuels. ठीक है, इनसे क्या होता है, इन्हें बर्न करने से हमें लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमें मिलती है। क्लियर है? फर्स्ट आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स आर द combustible substances that burn in that burn in the presence of air, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, ओके, ऑक्सीजन, एंड प्रोड्यूसेस heat and light energy. So fuels are the substances, combustible substances that burn in air or oxygen and burn in the presence of air and oxygen and produces heat and light energy. Okay, example: petrol, LPG, cow dung cake, coal, oil, natural gas, alcohol, spirit, etc. Okay, all these are wood, wax, etc. Fuels are exist in all the three states: solid state, liquid state and gaseous state. तीनों स्टेट में फ्यूल मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड स्टेट गैस, सॉलिड, ऑयल इज लिक्विड, नेचुरल गैस। गैसियस स्टेट में अल्कोहल और स्पिरिट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, wood solid state, wax solid state. So all these are the physical states of fuels. Okay, now the classification of fuels on the basis of physical state, we can classify them. Okay, on the basis of physical state, classification of fuels. Okay, classification of fuels. So we can classify fuels in three category, है ना? अभी आपको जस्ट पता है solid fuels,
liquid fuels and gaseous fuels. Okay, solid, liquid and gaseous fuels. So what are solid fuels? Solid fuels are those which exist in solid state at room temperature. Wood, cow dung cake, coal, ये क्या है सारे के सारे solid fuels हैं. Okay, and liquid fuels are those which exist in liquid state. पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ऑयल, अल्कोहल या स्प्रिट, ये क्या है सारे के सारे लिक्विड फ्यूल्स. ओके, एंड गैशियस फ्यूल्स में हम जो गैसेस होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, एलपीजी गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या आती है गैशियस फ्यूल्स में आते हैं. ठीक है, सॉलिड फ्यूल में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि सॉलिड फ्यूल जो होता है वो कंबशन के बाद अपने रेसिड्यू छोड़ जाते हैं इसमें. ओके, तो जो रेसिड्यू बचते हैं, सपोज आपने जैसे वुड को जलते हुए देखा, काउडन केक को जलते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या जलने के बाद लास्ट में पूरा कंबशन हो गया उनका अपन मान रहे हैं, तो उसके बाद उसमें ऐश मिलती है, रेसिड्यू बच जाता है उसका. ठीक है, तो ये इसके कंबशन से हमें थोड़ा सा रेसिड्यू मिलता है. लिक्विड फ्यूल में नहीं मिलता है रेसिड्यू एंड गैसियस फ्यूल में भी नहीं मिलता है. सबसे अच्छे ये दोनों ही होते हैं इन तीनों में. ठीक है, तो इससे इसकी क्वालिटी से ज्यादा इनकी हम प्रेफर करते हैं यूज करना, क्योंकि ये हायर क्वालिटी के हैं एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल. और लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल को कैरी करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प मिलती है. क्यों? क्योंकि हम उसे आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं. वो कम, आपके घर में जो एलपीजी गैस आती है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक्चुअल में ये गैस है, उसको अपन ने लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में फिल कर रखा है. ठीक है, उसको कंप्रेस करते हैं और उसे सिलेंडर में फिल कर दिया. तो क्या हो रहा है, ये जो गैस है इसके बाद आपको घर में जब आप इसको बर्न करते हुए देखते हैं, बर्न हो रहा है ये, तो आप देखते हैं इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता है ना. आप इससे लाइट एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी, तो आप अपना कुकिंग वगैरह सब कर चुके होते हो, उसके बाद इसमें कोई रेसिड्यू नहीं होता है. और कितनी 14.5 और 15 लीटर गैस इतने से सिलेंडर में, छोटे से सिलेंडर में आ जाती है. क्यों? क्योंकि हम उसको गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस करके उसे छोटे से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया हमने. ठीक है, तो ये गैसियस फ्यूल्स को कैरी करना कितना आसान है. आप उसी की जगह यदि वुड की बात कर रहे हैं तो आपको कितना सारा स्पेस चाहिए है, कितना लोड हो जाएगा, उसका वजन कितना होगा, आप उसे स्टोर करने के लिए उतनी स्पेस चाहिए आपको. तो इससे बेटर ये दोनों होते हैं. ठीक है, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल. तो आप मतलब सिंपल सी बात है कि इनका इसके ऊपर क्यों प्रेफरेंस दिया हुआ है, क्यों हमने इन लिक्विड्स को दिया है, क्योंकि ये कैरी करने के लिए भी आसान होते हैं. अब आपने जैसे वुड का एक पीस जलता हुआ देखा, अब आप सोच रहे हैं कि आपको अब जरूरत नहीं है, तो जब आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे सोचोगे कि वो तुरंत बंद हो जाए, नहीं होगा, उसका कंबशन तुरंत नहीं रुकेगा. क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो तो बहुत धीरे धीरे और अंदर तक चल रहा है. लेकिन आप इसमें या इसकी बात कर रहे हैं, तो आपने गैस का नॉब बंद किया तो तुरंत उसकी सप्लाई बंद हो गई और उसका कंबशन रुक गया. मतलब हमें जितनी जरूरत है, हमारी नेसेसिटी के हिसाब से हम उसे बंद कर सकते हैं इन दोनों को, बट वहां हमारी कंट्रोलिंग उतनी नहीं हो पाएगी. ठीक है, मतलब वो एक बार वो जलना चालू होगी तो फिर भी जलती रहेगी, बट यहाँ हम उसका कंबशन स्टॉप कर सकते हैं ऑन आवर ओन विश. क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कंजम्पशन तो होगा नहीं, जितना हमें चाहिए हम उतना ही उसको बर्न करेंगे. क्लियर है? तो ये इसके बेनिफिट है इन दोनों के, या हम ये कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में हम इन्हें क्यों प्रेफर कर रहे हैं. तो ऑल दीज क्वालिटीज having liquid and gaseous fuels, that's why we prefer the gaseous and liquid fuel over the solid fuels. Clear hai? The most important characteristic of fuel is its calorific value. ठीक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक फ्यूल में. ओके, सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है?
calorific value of a fuel. Okay, so the calorific value of a fuel is the amount of heat produced in kilojoule when 1 gram of fuel is completely burnt. Okay, so the definition is the calorific value of a fuel is the amount of heat in kilojoule. The amount of heat in kilojoule produced when 1 gram of fuel is completely burnt. Okay? किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हीट का वो अमाउंट है जो 1 ग्राम फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करने पे प्रोड्यूस होता है. कंप्लीटली बर्न करना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आप इनकम्प्लीट बर्न करोगे तो हीट कम प्रोड्यूस होगी. ठीक, तो कंप्लीटली बर्न करने पे 1 ग्राम, तो हम इसे किलोजूल में मेजर करते हैं. मीन्स हम इसे कैसे रिप्रेजेंट, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है इसकी किलोजूल. ओके, क्या यूनिट इसकी? किलोजूल. बट इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किलोजूल पर ग्राम. ओके, 1 ग्राम से कितने किलोजूल, तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी. मीन्स किसी भी कोई भी एक फ्यूल कब अच्छा फ्यूल है या गुड फ्यूल की पहचान क्या है? सिंपल, जिस फ्यूल की जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना अच्छा होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे हमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उससे ज्यादा हीट हमें मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा गुड फ्यूल की कैटेगरी में आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन का 1 ग्राम हम जब कंप्लीटली बर्न करते हैं तो उससे हमें 150 किलोजूल, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा, किलोजूल, जूल में नहीं, किलोजूल में, तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन. ठीक है. सेकेंड, एलपीजी गैस. एलपीजी प्रोड्यूसेस 55 किलोजूल. ठीक है. एंड मीथेन प्रोड्यूस करती है 50 किलोजूल. एंड पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन प्रोड्यूसेस 45 किलोजूल. बायोगैस 40 एंड सो ऑन. सबसे ज्यादा कैलोरीफिकली हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल है. ठीक है, तो सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू से तो हम अंदाज लगा ही सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, वो हमें हीट कितनी प्रोड्यूस करके देगा, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है गुड फ्यूल की. ठीक है. सो नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल्स. Now, these are the characteristic of good fuel. So, one characteristic we studied just now, that is the calorific value. Okay, so the fuel is considered as good fuel when it has high calorific value. Okay, so what is calorific value? Calorific value क्या है उसका? The heat amount produces when 1 gram of fuel completely burned. Okay, so then characteristic of good fuel में first, low ignition temperature. It should have low ignition temperature. Ignition temperature means वो मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जो हम उसे प्रोवाइड करें जिससे वो बर्न होने लगे, उसका कंबशन होने लगे. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लाइटर से गैस को बर्न किया था, एलपीजी गैस को. ओके, मैचस्टिक से आपने कैंडल को बर्न किया था, तो मैचस्टिक कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करिए जिससे वो वैक्स की वेपर्स जलने लगे, या एलपीजी गैस जो आपके घर में गैस सिलेंडर होता है उसे जलाने के लिए लाइटर का ये बस आर्क प्रोड्यूस, इसमें से स्पार्क निकलता है और वो जलने लगता है. ठीक है, आप ये सोचे कि हम एक कैंडल को लाइटर से जलाएं तो नहीं. मीन्स वहां पर कैलोरी उसका इग्निशन टेम्परेचर हमें जितना भी
चाहिए वो कम से कम हो। ऐसा ना हो कि हमें किसी फ्यूल को जलाने के लिए बहुत ढेर सारी हमें उसको फ्लेम या बहुत सारा हमें उसमें आग देना पड़े तब वो बर्न हो, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, बट रिमेंबर वन थिंग, रूम टेम्परेचर से ज्यादा नहीं, तो रूम टेम्परेचर अपने आप ही बर्न होने लगेगा वो। ठीक है, सेकेंड, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उसका 1 ग्राम बर्न करने पे बहुत जितनी ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो उतना अच्छा फ्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। ओके, तो फिर हाइड्रोजन जब इतना अच्छा फ्यूल है, उससे इतनी कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, तो हम उसे क्यों नहीं यूज करते घर पे? हमने एलपीजी को रिप्लेस क्यों नहीं किया? एक बात बहुत ध्यान से समझ लें, हाइड्रोजन बहुत इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जलती है, उसको स्टोर करना, उसको कैरी करना, उसको हैंडल करना बहुत रिस्की होता है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने के बावजूद भी हम उसे डोमेस्टिक पर्पज से यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन यूज होता है, बट हम अपने डोमेस्टिक पर्पज पे नहीं, रिस्की है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन। मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन, रेट ऑफ कंबशन क्या होगा? वो जो उसकी जलने की स्पीड, हमने इतना सारा यदि फ्यूल लिया और वो 1 सेकंड में बर्न हो गया, खत्म, आप क्या कर पाओगे? उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। वो तो उसे जलना है तो वो जल जाएगा, बाकी उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हम उसे कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? तो उसकी इतनी स्पीड तो हो कि मॉडरेट स्पीड, देखो स्पीड 3 तरह की होती है, बहुत हाई स्पीड, मॉडरेट स्पीड और लो स्पीड या स्लो। तो मॉडरेट स्पीड मतलब ठीक ठीक, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। ठीक है, बहुत फास्ट भी नहीं बर्न होगा, बहुत स्लो भी नहीं होगा, एक ठीक ठीक स्पीड में होगा। तो वो फ्यूल का कंबशन ठीक ठीक स्पीड में होना चाहिए, हम उसको यूज तो कर पाए, उसका यूटिलाइजेशन तो होना चाहिए। ठीक है, सो हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट इज सेफ एंड इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। बहुत सेफ, हमने कहा हाइड्रोजन को हम इतने अच्छे से नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकते अपने घर में। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए जो गुड फ्यूल होता है उसे हम स्टोर भी अच्छे से कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से हो सकता है। अब आप सोचिए कि हम गुड को ट्रांसपोर्ट करें और नेचुरल गैस को या एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करें, तो कौन सा आसान है? गैस या लिक्विड, है ना? तो सॉलिड तो कितना सारा स्पेस लेगा, कितना हैवी हो जाएगा। ठीक है, और इतने सारे कोल को या इतनी सारी वुड को जलाने पे भी उतनी हीट कम मिल रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ट्रांसपोर्ट स्टोर के लिए इजी होना चाहिए। इट शुड कॉज लीस्ट टू नो पोल्यूशन, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है वुड और कोल को जब कंबशन कराते हैं उसका, तो उससे बहुत सारी पॉल्यूटेंट गैस भी इवॉल्व होती है। आप देखिए एलपीजी से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, नेचुरल गैस से भी कोई पोल्यूशन नहीं होगा, बायोगैस से कोई पोल्यूशन नहीं होगा, बायोगैस भी अच्छा फ्यूल है हमारे पास, गैसियस फ्यूल। ओके, नेक्स्ट इज लीव लिटिल और नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। तो जो गैसियस और लिक्विड होते हैं जनरली वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ते, बस सॉलिड फ्यूल्स हैं जो रेसिड्यू छोड़ देते हैं। तो उस रेसिड्यू को वो वेस्ट है हमारे लिए, है ना? हम पूरा उस वुड को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका पूरा कंबशन करके कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है उसका, जिससे हम उसके पूरे कंटेंट को हम यूटिलाइज कर पाए, हीट में कन्वर्ट कर पाए। ओके, सो ऐसा फ्यूल अच्छा फ्यूल कहलाएगा, गुड फ्यूल कहलाएगा, जिसमें कम से कम रेसिड्यू बचे या नहीं बचे। ठीक है, नेक्स्ट है चीप एंड इजीली अवेलेबल। अब बहुत आसानी से मिल जाए और रेट वाइज भी वो इकोनॉमिकली ठीक पड़े, हमें सस्ता पड़े, तो वो अच्छा फ्यूल कहलाएगा। बहुत महंगा महंगा फ्यूल लेके हम क्या करेंगे? हमें सपोज हमारे घर पे हम सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन ले लें, है ना, हमें कुकिंग के लिए, तो आप वो तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा और आसानी से अवेलेबल भी हो। आप बोले मेट्रो सिटी में बिल्कुल एकदम पॉश एरिया में आप बोले कि आपको काउडंग केक कहीं मिल जाए, थोड़ा मुश्किल होगा, इजीली तो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए रिसोर्सेज भी हमारे आसपास वैसे होना चाहिए, तो ये चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए फ्यूल। फिर इन सब कैटेगरी को, इन सब कैरेक्टरिस्टिक को नेचुरल गैस में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से नेचुरल गैस बिल्कुल फिट है, उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसीलिए उसे हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। तो आपसे यदि पूछ सकते हैं कि आइडियल फ्यूल कौन सा है, किसे कहोगे, तो आप नेचुरल गैस को आइडियल फ्यूल कह सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि
उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। या सपोज हम आपसे पूछ सकते हैं कि नेचुरल गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंपल, वो आइडियल फ्यूल क्यों है, क्योंकि उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए। ठीक है, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, आपको इसमें देख नहीं पाएगा, मैं रीड कर देती हूँ। कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन इट द अवेलेबिलिटी ऑफ color of the flame depends on availability. Colors of the flame depends on the availability of what? Oxygen or air. Okay. Blue flame is also known as non-luminous flame. Okay. Wax dash burn in a wax candle. Wax vapors. Wax candle में wax vapor burn होती हैं. Okay. A good fuel must have dash or dash being after being burned. जो गुड फ्यूल होता है वो बर्न होने के बाद डैश एंड डैश दिस पॉइंट लिटिल और नो रेसिड्यू। ओके, फिर लास्ट है डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। कैलोरीफिक वैल्यू है ना, उसी को तो डिफाइन किया था मैंने। ओके, नाउ दीज आर द पॉइंट्स दैट शोज द इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है इन जब हम ये फ्यूल्स को बर्न करते हैं, क्योंकि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स। ओके, सो देयर इम्पैक्ट इज आल्सो डिफरेंट। ओके, but some fuels are having carbon only, some having along with carbon they have sulfur and nitrogen also, and some fuels having lead also. Okay, you heard that word unleaded petrol, ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड के कंटेंट नहीं है। These are the impact. Okay, so some fuels releases ash, means जो solid fuels होते हैं उनका जो रेसिड्यू होता है वो उसे अपन एश कहते हैं, तो एश के फॉर्म में बच जाता है, तो वो तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट है वो, तो वो उतना फ्यूल का पार्ट हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो कुछ फ्यूल वेस्ट हो जाता है। ओके, सेकेंड, दे प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मींस दोज फ्यूल्स कंटेन कार्बन एज अ constituent, so they releases CO2, and carbon dioxide is also considered as greenhouse gases. So greenhouse gases are those gases which are the responsible for the warm or which are the responsible for global warming. So जैसे जैसे हम इन फ्यूल का, कौन सी फ्यूल जिनमें कार्बन है उनका हम कंबशन करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनवायरमेंट में मिक्स होती जा रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब टेम्परेचर राइज होता जाएगा अर्थ का। ओके, एंड सम फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन अ फ्यूल व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दैट फ्यूल रिलीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरा नहीं हो रहा है, वो कार्बन पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस फॉर अस। हम उसे ब्रीथ कर लेते हैं तो वो हमारे लिए पॉइजनस होती है, सफोकेशन होने लगता है, बल्कि कई बार उससे डेथ तक हो जाती है। ओके, सो एक अमाउंट ज्यादा यदि उसका हमने इनहेल किया तो डेथ तक हो सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस गैस। ओके, नेक्स्ट, इफ एनी फ्यूल कंटेन्स सल्फर एज कॉन्स्टिट्यूएंट, सो जिस भी फ्यूल में सल्फर है वो क्या करेगा, कंबशन के बाद या बर्न होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फर डाइऑक्साइड कहलाती है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रेन वाटर में मिक्स होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, अब क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, तो उस रेन वाटर में ये डिसॉल्व हो जाती है और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो आपने सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन क्या, बिल्डिंग्स को मतलब जो फील्ड है हमारे, है ना, अर्थ को, ये सबको खराब कर रही है। ठीक है, जो सॉइल है, सॉइल का टेक्सचर ही चेंज हो जाता है एसिड रेन से। ओके, सो जो ताजमहल है उसकी जो व्हाइटनेस है वो क्यों कम होती जा रही है, ड्यू टू द एसिड रेन। तो एसिड रेन कैसे बनी,
जो सल्फर कंटेनिंग फ्यूल है उनके बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड. सो दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. ओके, क्रॉप के लिए भी नुकसानदायक है, हार्मफुल है. नेक्स्ट है एग्जॉस्ट ऑफ एंजिन. एंजिन से जो एग्जॉस्ट निकलता है, ओके, एंजिन जो व्हीकल इंजन है या उनसे जो भी एग्जॉस्ट निकलता है, मतलब उनसे जो धुआं या जो भी गैसेस रिलीज हो रही हैं, वो फ्यूल को यूज कर रहे हैं. फ्यूल यूज करने के बाद जो वेस्ट निकल रहा है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं. तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट के काम करते हैं, मतलब ये भी पॉल्यूशन करते हैं. ओके, रिलीजेस लेड कंपाउंड्स फ्रॉम व्हीकल्स. सो व्हीकल के जो एग्जॉस्ट है उनमें यदि हमने लेड कंटेनिंग फ्यूल लिया हुआ है तो लेड के कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. ओके, सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन एनवायरमेंट. क्लियर है? द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फायर एक्सटिंग्विशर. फायर extinguishers. Okay? Fire extinguishers means फायर को एक्सटिंग्विश करने वाले. सो कहीं पर भी यदि फायर है, बहुत ज्यादा बल्क में यदि फायर हो रही है लार्ज स्केल पे, तो यदि हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो वो बहुत डिजास्टर्स हो जाएगी हमारे लिए. ओके, सो what types of fire extinguishers we can use. Okay, आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड, कहीं पर भी बहुत ज्यादा आग लग जाती है तो आप देखते हो फायर ब्रिगेड उससे वो स्प्रे करते हैं वाटर को और एक्सटिंग्विश कर देते हैं फायर को. ठीक है, लेकिन हर एक जगह हर एक फायर को सिर्फ वाटर से एक्सटिंग्विश करें ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कई बार हमें और भी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. सो फायर ब्रिगेड से तो हमने वाटर के थ्रू या कहीं पर भी ये लगा फटाक से उसमें पानी डाल दो, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है. आपने देखा होगा कभी कभी सैंड से, ब्लैंकेट से भी, है ना, उसे बंद, जिस जगह पे फायर हुई है उसको ब्लैंकेट से ढक दो, उस सब्सटेंस को या उस आर्टिकल को जिसमें आग लग गई है उसको जल्दी से रैप कर दीजिए आप ब्लैंकेट में, या उसके ऊपर सैंड डाल दीजिएगा. वाटर वाला केस अलग है, हम इससे भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. ओके, बट यदि कहीं पर ऑयल है, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कहीं ये यदि इसमें इन्होंने दे कैचेस फायर, इन दैट केस व्हाट विल बी डू? ओके, इफ यू वांट टू extinguish that fire with water, okay, it is impossible. Why? Because water and petrol immiscible है, दोनों वो मिसिबल नहीं है. तो क्या होगा, पेट्रोल लाइटर होने की वजह से अलग लेयर बना देगा, वाटर तो सेटल, आपने पानी डाला भी तो वो सेटल डाउन हो जाएगा और उसके ऊपर पेट्रोल की एक सेपरेट लेयर बन जाएगी जो कि कंटिन्यू बर्न होती रहेगी. तो आप एक्सटिंग्विश तो नहीं कर पा रहे उसे. तो कहीं कहीं हमें पानी से हम फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हैं. ओके, कहीं मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फायर हो गई कहीं पर, है ना, वो स्पार्किंग हो जाती है कुछ, वहां आप वाटर का यूज नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि वाटर फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो आप जो भी बंदा है जो उसको फायर को उसके ऊपर पानी डाल रहा है तो वो उसको करंट लग सकता है. तो डेफिनेटली क्या हुआ, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें सिर्फ वाटर की जरूरत हो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो फायर को एक्सटिंग्विश कैसे कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है? सिंपल सा प्रिंसिपल है. जो फायर है वो क्या है, फ्यूल का कंबशन है. तो फ्यूल के कंबशन के लिए ऑक्सीजन कंपल्सरी नेसेसरी कंडीशन में आपने पढ़ा हुआ है कंबशन में. तो वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे कट करना है. तो क्या होगा, आपने यदि इसमें वाटर डाला तो वाटर या सैंड या ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट डाल के आप उसको कवर कर रहे हो, मतलब वाटर की सप्लाई आपने रोक दिया. ठीक है. सेकेंड, यदि आप उसमें सैंड डाल तो सैंड हैवी है तो वो सेटल डाउन होगी और ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाएगी, वहां से एयर वहां से अलग हो जाएगी, क्योंकि वो जगह किसने ले ली, फायर के सराउंडिंग की प्लेस किसने कवर कर लिए, सैंड है. तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी. क्योंकि मेन कंसेप्ट क्या है, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कट करना है, एयर की सप्लाई कट करना है. ठीक है, तो वो जैसे वो कट ऑफ होगी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी. फिर आपने वाटर से भी किया, ठीक है, सैंड से किया, ब्लैंकेट से किया. हमारे पास और भी है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं है.
फायर को या कंबशन के लिए सपोर्टर नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन। होगा क्या, यदि मान लो ऐसा कोई हमारे पास अरेंजमेंट हो कि जहां पर फायर है उस वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, हम कहीं से भी ऐसी कुछ अरेंजमेंट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पास करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवी है, वो नीचे रहेगी और डिस्प्लेस कर देगी ऑक्सीजन को, एयर को। तो क्या होगा, एयर की सप्लाई कट होगी, जैसे सप्लाई कट होगी तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बाय दिस एक्टिविटी you understand about the nature of carbon dioxide. Okay, I prepare a fire extinguisher in laboratory. Okay, this is sodium carbonate or sodium bicarbonate, and I will mix acetic acid or any acid in this carbonate salt. Okay, so carbon dioxide as soon as releases and passes through the tube and it extinguishes the fire. Okay, see. ओके, आपने देखा ये इसने आग को बुझा दिया। CO2 गैस जो है वो फायर को बुझा देती है, एक्सटिंग्विश करती है। क्लियर है? ओके, सो आप सिर्फ मेन कंसेप्ट याद रखिए कि हमें फायर के पास में जो कंबशन हो रहा है फ्यूल का, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करनी है, बस। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको मैं बताती हूँ। आप दो फायर एक्सटिंग्विशर आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट, वैसे तो मैंने आपको बताया है, वाटर है, सैंड है, ब्लैंकेट आप यूज कर सकते हैं, ये तो है ही। उसके साथ में आप देखिए एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, आप इन दोनों को समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। एसिड सोडा क्या है? सोडा क्या है? सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, बट वी यूज सोडियम बाइकार्बोनेट जनरली। सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप सोडा कह रहे हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा एक्चुअल में आपके घर में यूज होता है ना, वो बेकिंग सोडा है, उसको सोडा कह रहे हैं। सो बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडा का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, उसी के अंदर एक छोटे से कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फिल करके सेपरेटली रखते हैं जब हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, अब उसमें एक पिस्टन ऐसा लगा रहता है जिसमें कंप्रेसर भी है। हम उसे इस तरह से, उसका सिस्टम इस तरह से बना होता है कि हम उसे प्रेस करते हैं तो वो जो एसिड है वो थोड़ा सा निकल के किसमें मिक्स हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में या सोडा में। तो जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वो पाइप के थ्रू नोजल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगती है, क्योंकि वो आउटलेट है। आपने पिस्टन को प्रेस किया तो ओपनिंग खुली और नीचे वहां एसिड सोडा से मिक्स हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर फायर है आप वहां पास करेंगे तो क्या होगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उस फायर को कवर कर लेगी, तो फिर वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। मींस कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस लिक्विड का सिलेंडर हम जब पिस्टन को प्रेस करते हैं तो उसमें से गैस रिलीज होती है। क्यों? प्रेशर के थ्रू हमने उसको लिक्विड में बदल लिया था। जैसे प्रेशर रिलीज करेंगे आप तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से स्प्रे होगी, ठीक है, रिलीज हो जाएगी, तो वो भी एक फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है, बट आप ये मैंने PDF जो आपको भेजी हुई है उसमें दोनों फायर एक्सटिंग्विशर के, ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर सी और दूसरा सोडा एसिड या एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर ये है। ओके, so prepare this chapter for the internal assessment.